बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है वो है FIR। हम बात करेंगे कि FIR अगर दर्ज करवानी पड़ जाए तो उसको दर्ज करवाते वक्त क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, यानी कि उसकी जो मंदरजात हैं उसमें जो तहरीर किया जाता है उसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हम ये भी समझेंगे कि किसी FIR को किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह समझा जाता है। देखें, किसी भी शख्स को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी भी FIR दर्ज करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कम से कम इतना तो ना हो कि कोई शख्स जब FIR दर्ज करवाना चाहे तो उसको पता ही ना हो कि मैं FIR कैसे दर्ज करवाऊं, इसमें क्या क्या जरूरी लवाजमात हैं जो कि तहरीर करनी जरूरी हैं। क्योंकि FIR जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक समझी जाती है और पढ़ी जाती है। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है उसकी बुनियाद FIR ही होती है और FIR को नहायत अहमियत हासिल होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप वीडियो से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। FIR जिसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है। FIR जो होती है ये सेक्शन 154 ऑफ CRPC यानी कि मजमूए ज़ाब्ते फौजदारी के सेक्शन अगर आप देखेंगे 154, इसमें FIR के बारे में लिखा है। FIR जो होती है ये आप इन राइटिंग भी दे सकते हैं और ज़ुबानी भी दे सकते हैं। जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का उसको आप तहरीरी तौर पर भी FIR दे सकते हैं, नीचे आप अपने दस्तखत करेंगे। यहाँ पे अगर आप जुबानी तौर पर देना चाहें तो आप जुबानी तौर पर भी FIR तहरीर करवा सकते हैं और जो ऑफिसर होगा वो जुबानी तौर पर FIR तहरीर करने के बाद आपको वो पढ़ के सुनाएगा। पढ़ के सुनाने के बाद जब आपको वो समझ आएगी कि ठीक है जो आप बताना चाहते थे उसके मुताबिक FIR इसने तहरीर की है, तो उसके बाद आप अपनी दस्तखत कर देंगे। FIR जब भी दर्ज करवाएं ये फौरन दर्ज करवानी चाहिए, इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपका बुनियादी पीस ऑफ एविडेंस होता है। अगर आप इसको देर से दर्ज करवाते हैं तो ख्याल ये किया जाता है कि इसमें रद्दोबदल किया है, वक़ुआ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान नहीं किया गया बल्कि सोच समझ के FIR दर्ज करवाई गई है। FIR जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर पुलिस मशीनरी हरकत में आती है, यानी कि जब FIR दर्ज होगी तो उसके बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अगर FIR दर्ज ही नहीं होगी तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू कर सकती है। इसलिए जितना जल्द FIR दर्ज होगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही इतनी जल्द शुरू होगी, उतनी जल्द ही सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। लिहाजा FIR जब जुबानी तौर पर दर्ज करवाई जाती है तो इंचार्ज पुलिस स्टेशन उसको इन राइटिंग तहरीर करता है, फिर उसको पढ़कर उसके इन्फॉर्मर को सुनाता है, फिर उसके साइन करवाता है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो FIR है ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, जबकि ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन कॉग्निजेबल हों उसमें FIR नहीं होती, बल्कि उसमें एक रोजनामचा होता है जिसको हम स्टेशन डायरी भी कहते हैं। उसमें उस जुर्म से मुतालिक इंफॉर्मेशन तहरीर कर दी जाती है और आमतौर पर पुलिस ऐसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे कोई एक्शन नहीं लेती। अगर सूरत हाल ऐसी हो कि पुलिस ऑफिसर आपकी FIR दर्ज ना करे तो ऐसी सूरत में आप हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं कि आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही, आपकी FIR दर्ज की जाए। लेकिन अगर वहां पर भी आपकी FIR दर्ज ना हो तो ऐसी सूरत में आप सेशन जज साहब को 22A 22B की दरख्वास्त दे सकते हैं।
और अगर सेशन जज साहब भी आपकी FIR दर्ज करने के आर्डर जारी ना करें तो आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। इससे मुताबिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब FIR दर्ज करवाई जाती है तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। यानी कि FIR दर्ज करवाने के बाद जो आपको पेपर मिलता है उसके ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं और उनको किस तरह समझना चाहिए। FIR दर्ज करवाने के बाद FIR के टॉप राइट कॉर्नर पे FIR नंबर लिखा होता है। मिसाल के तौर पर 638/21। तो इसका मतलब ये होगा कि 638 FIR नंबर है आपका और सन है 2021। इसके बाद लिखा होता है थाना, कि थाना कौन सा है, थाने का नाम लिखा होता है। जैसे अगर अकबरी गेट थाना है तो अकबरी गेट लिखा होगा। इस तरह अगर सदर थाना है तो सदर थाना लिखा होगा, सिटी थाना है तो सिटी थाना लिखा होगा। यानी कि थाने का जो भी नाम होगा, जो भी एरिया होगा, उसका उस पर जिक्र होगा। इसके बाद आ जाता है जिला, यानी कि किस जिले का वो थाना है। यहाँ पे जिला तहरीर होता है। अगर लाहौर है तो लाहौर होगा, अगर कोई और जिला है, रावलपिंडी है तो रावलपिंडी होगा। इसी तरह आजकल चूंकि FIRs कंप्यूटराइज हो रही हैं तो एक कंप्यूटर जनरेटेड टैग नंबर भी आ जाता है जो कि आपकी FIR के ऊपर तहरीर होता है। इसके बाद आ जाता है तारीख व वक्त वक़ुआ, यानी कि किस तारीख को और किस वक्त पर जुर्म सरजद हुआ। यहाँ पे तहरीर होता है कि इस तारीख को ये जुर्म सरजद हुआ और इतने बजे सरजद हुआ। इसके नीचे एक टेबल बना होता है जिसके अंदर 6 खाने होते हैं। पहले नंबर पे जो होता है उसमें आ जाता है तारीख व वक्त रिपोर्ट। इसमें अगर इस FIR से रिलेटेड कोई रिपोर्ट तहरीर की गई थी तो उसका हवाला आ जाता है और साथ आ जाती है तारीख और वक्त रिपोर्ट दर्ज करवाने की। यानी कि जब हमने FIR दर्ज करवाई वो तारीख और वो वक्त यहाँ पे तहरीर होगा। जो ऊपर हमने पढ़ा था वो था तारीख व वक्त वक़ुआ, कि कब वक़ुआ पेश हुआ। ये है तारीख व वक्त रिपोर्ट, कि कब आप FIR दर्ज करवाने गए। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर इन दोनों के दरमियान में गैप हो, 4 दिन का गैप हो या 5 दिन का गैप हो या कुछ घंटों का गैप हो, तो जितना गैप हो उतनी ही FIR में कमजोरी आती जाती है। क्योंकि उस गैप का आपने वजह बतानी होती है कि किस वजह से हमने रिपोर्ट लेट दर्ज करवाई। इसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे नाम व सुकूनत इतला दहिंदा मुस्तगीस। उस शख्स का नाम आ जाता है जिसने FIR दर्ज करवाई, जिसने इतला दी थाने जाके। तीसरे नंबर पे आ जाता है मुख्तसर कैफियत जुर्म मा दफा व माल, अगर कुछ खो गया हो। अगर किसी का कुछ प्रॉपर्टी खो गई हो तो उसकी तफसील आएगी, जुर्म की तफसील आएगी और जुर्म की तफसील के साथ सेक्शन का हवाला दिया जाएगा। यहाँ पे अमूमन सेक्शंस का हवाला ही दिया जाता है। चौथे नंबर पे आ जाता है जाए वक़ुआ व फासला थाना से और सिमत, यानी कि जाए वक़ुआ कौन सी थी, उस जाए वक़ुआ का थाने से कितना फासला था और सिमत कौन सी थी। यहाँ पे उसकी तफसील आ जाएगी कि वो थाने से मशरिक की जानिब था, मगरब की, शुमाल की या जनूब की, और कितना फासला था और वो जगह कौन सी थी। इसका फायदा ये होता है कि अगर वो वक़ुआ थाने से ज्यादा फासले पर हुआ हो तो वो आपके जो आप दर्ज करवाते हैं फलां तारीख को ये वक़ुआ पेश हुआ और इस टाइम बंदा थाने जाकर FIR दर्ज करवा रहा है, तो वो अगर वक़ुआ दूर का है और थाने की हदूद में है तो आप उसको भी इसमें कवर कर सकते हैं। इसके बाद पांचवें कॉलम में आ जाता है कार्रवाई मुतलका तफ्तीश। अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो इसकी वजह बयान की जाए। यानी कि जब कोई शख्स FIR दर्ज करवाने जाता है तो FIR दर्ज करवाने के जब वो थाने पहुंचता है तो उसकी FIR दर्ज करने में कुछ
دیر ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کی تفصیل یہاں پہ درج کی جاتی ہے کہ جب ایف آئی آر درج کروانے کے لیے بندہ آیا تو کیا اس کے آنے کے فوراً بعد ایف آئی آر درج کی گئی یا کسی وجہ سے کچھ دیر ہوئی، اور اگر دیر ہوئی ہو تو اس کی یہاں پہ تفصیل درج کی جاتی ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے تھانہ سے روانگی کی تاریخ بوقت، یعنی کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب تھانے میں اطلاع پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد تھانے سے پولیس کی روانگی کب ہوتی ہے، کس تاریخ کو ہوتی ہے اور کس وقت ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد نیچے آئیں تو ایف آئی آر کے کنٹینٹس آ جاتے ہیں۔ ایف آئی آر کے کنٹینٹس وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی درخواست میں تحریر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ درخواست دیتے ہیں بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ فلاں، درخواست بامراد اندراج مقدمہ برخلاف ملزمان فلاں، تو آپ نے اپنی درخواست میں جو تفصیل درج کی ہوتی ہے وہی یہاں پہ آپ کے ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں آ جاتی ہے اور ہو بہو آتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ایف آئی آر درج کروانی چاہیں، چاہے آپ تحریری درخواست لے کے جائیں چاہے آپ زبانی بتائیں، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ وقوع کب، کس تاریخ کو، کس نے سرزد کیا۔ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ فلاں 2 اشخاص آئے، اگر 2 اشخاص آئے ہیں تو 2 لکھیں گے، 3 اشخاص آئے ہیں تو 3 لکھیں گے۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ ان کا نام تحریر کریں گے، ولدیت، قوم۔ اگر آپ ان کی رہائش جانتے ہیں تو آپ ان کی رہائش بھی تحریر کریں گے کہ یہ اشخاص آئے، انہوں نے آ کر مجھ پر حملہ کیا۔ اب حملہ کیا، کس سے حملہ کیا؟ کلہاڑے سے کیا، ڈنڈے سے کیا، کسی اسلحے سے حملہ کیا، کون سا اسلحہ تھا، اسلحے کی تفصیل درج کرنی ہوتی ہے یہاں پہ، اور وار کس کو لگا، کہاں پہ لگا، کس نے وار کس کو مارا اور کس نے آ کے للکارا۔ آپ نے ان کے جو آفینس ہیں ان کو ایٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس ملزم نے یہ آفینس کیا ہے، اس کی وجہ سے اس شخص کو یہ چوٹ لگی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس میں یہ بھی تحریر کرنا ہوتا ہے کہ موقع پہ گواہان کون سے تھے۔ گواہان کی عام طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، لوگ اپنے رشتہ دار اس میں گواہ ڈال دیتے ہیں۔ اب رشتہ دار ان کا ہو سکتا ہے اس علاقے سے کہیں دور رہتا ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا وقوع پیش آیا ہے، تو ایسی صورت میں ایف آئی آر کمزور ہو جاتی ہے۔ گواہان ہمیشہ نیچرل ہونے چاہیے، جن کا وہاں سے آنا جانا ہوتا ہو، وہاں کے محلے دار ہوں یا جن کا وہاں سے گزر ہوتا ہو، ایسے گواہ ہونے چاہیے تاکہ وہ نیچرل بھی لگیں۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ گواہ جو ہیں وہ جینوئن ہونے چاہیے، کیونکہ جو صحیح گواہ ہوگا وہی صحیح گواہی دے سکے گا، اور آپ کا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ آپ مقدمے میں کم از کم 2 گواہ دیں گے، پھر ہی آپ کی موقف کی تائید ہوگی۔ 2 گواہان سے کم گواہان نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ملزمان کو آپ نہیں جانتے تو ایسی صورت میں آپ ان کا حلیہ بیان کریں گے کہ فلاں 2 نامعلوم اشخاص آئے جن کا حلیہ اس طرح کا تھا، اس طرح کی ان کی آنکھیں تھیں، اتنا ان کا قد تھا، موٹے تھے، پتلے تھے، جو بھی ان کا حلیہ ہوگا وہ آپ اپنی ایف آئی آر میں تحریر کریں گے تاکہ کل کو اگر وہ اشخاص پکڑے جائیں تو شناخت پلیٹ میں ان کو پہچانا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایف آئی آر میں آپ نے وجہ انات لکھنی ہوتی ہے، کیونکہ وجہ انات کے بغیر تو کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑی ہیں اور 2 اشخاص آ کر آپ پر حملہ کر دیں، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ دونوں کے درمیان کوئی سیول لیٹیگیشن چل رہی ہو، کوئی زمین کا تنازع ہو، کوئی فیملی لیٹیگیشن ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی لیٹیگیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ کی بنا پر دوسری پارٹی نے آپ پر حملہ کیا ہو۔ وجہ انات بھی آپ نے اس میں لازمی لکھنی ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا تحریر کرنا ہوتا ہے کہ کس نے جرم سرزد کیا۔ اگر آپ ان کو جانتے تھے تو ان کو نام، ولدیت، ایڈریس وغیرہ آپ تحریر کریں گے۔ اگر آپ ان کو نہیں جانتے تھے تو آپ ان کی شناخت تحریر کریں گے، انہوں نے کس طرح حملہ کیا، کس ٹائم حملہ کیا،
मौके पे कौन कौन से गवाहान मौजूद थे, किसके हमले से किसको चोट लगी, किसने ललकारा, गवाहान कौन कौन से थे, किस वजह से उन्होंने हमला किया, वजहनात लिखनी भी जरूरी होती है। इसके अलावा अगर रात का वकूआ हो यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद का वकूआ हो तो आपने ये भी तहरीर करना होता है कि आपने मुल्जिमान को कैसे पहचाना। क्या वहां पे कोई रोशनी का बंदोबस्त था, क्या वहां पे कोई लाइट जल रही थी, कोई ट्यूब लाइट जल रही थी वहां पे, इसका जिक्र भी आपने करना होता है। क्योंकि अगर वहां पे लाइट नहीं थी और रात का वकूआ हो तो आप मुल्जिमान को पहचान नहीं सकते, आपकी FIR मुल्जिमान के बारे में कमजोर हो जाएगी। FIR के एंड पे पुलिस की कार्रवाई होती है जिसपे उन्होंने लिखा होता है कि हमने हस्बे ज़ाब्ता FIR दर्ज करके इसकी तफ्तीश फलां पुलिस ऑफिसर को दे दी है। FIR के कंटेंट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर हर चीज़ मेंशन नहीं करनी होती, बल्कि वो चीज़ें जो कि ज़रूरी हों उनका मेंशन किया जाना ज़रूरी होता है। इसी तरह जुर्म तो कई किस्म के हो सकते हैं जिनके बारे में FIR दर्ज करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर जुर्म चेक के बारे में हो, 489F से मुतल्लिका हो, तो आपने बताना होता है कि चेक आपको क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, क्या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था, और जब चेक दिया गया तो किन गवाहान की मौजूदगी में दिया गया, चेक का नंबर क्या था, किस बैंक की किस ब्रांच का चेक दिया गया, किस जगह दिया गया, कौन से इलाके में दिया गया और किस टाइम दिया गया। इस तरह की तमाम तफसीलात आपने वकूआ से मुतालिक लिखनी होती हैं। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।